रहीम। आज हम इल्म नफ्सियात की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे ईजाद हुआ और इसके बारे में कितने नज़रियात हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। इसमें पहला स्टेज था एंशिएंट साइकोलॉजी। ठीक है, ये वो दौर था जिसमें फ़लसफ़े को बहुत ज़्यादा फोकस थी और इस दौर में फ़लसफ़े की बेस पर ही लोग इल्म को फ़लसफ़ा ही समझते थे। अब देखते हैं, ये टाइम है 500 BC का। ठीक है, अब ये लोग बोलते थे कि भाई साइकोलॉजी डिड नॉट एक्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट साइंस। ठीक है, ये कोई अलग से कोई साइंस नहीं है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई माइंड क्या है, लोग क्यों सोचते हैं, हम ख्वाब क्यों देखते हैं, नॉलेज क्या है। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ जो इनके स्कॉलर्स थे। एक तो सुकरात था, जिसको उर्दू में सुकरात बोलते हैं। बिलीव दैट सेल्फ नॉलेज इज़ द की टू विजडम। वो बोलते थे कि भाई सेल्फ नॉलेज जो है ना, अंदरूनी तौर पे बंदा इल्म हासिल करे, ये असल जो है ना विजडम है, यानी अपने आप को पहचानना। ये इनका जो बात थी। दूसरे थे प्लेटो। ये कहते थे कि भाई दिमाग और रूह या फिर माइंड, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये है प्लेटो का नज़रिया। अरिस्टोटल कहते थे कि भाई दिमाग और माइंड और बॉडी जो है ना वो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये उस दौर में फ़लसफ़ा जो था ना वो राइज था। दूसरा स्टेज अब आ जाता है इसका। दूसरे स्टेज में हमारे पास है साइंटिफिक बिगिनिंग, यहाँ से शुरू हुई। अब इसमें कौन कौन है, ये इन दी 1800s। अब देखो 800 1800 में जो साइंसदान थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैन वी स्टडी द ह्यूमन माइंड साइंटिफिकली। उन्होंने सोचा कि क्या हम इंसान के दिमाग को साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप कॉज इफेक्ट के तहत। जब ये सवाल सोचा गया तो फिर तारीख चेंज हो गई इल्म नफ्सियात की। तो अब फिर 1979 में विल्म वॉन एक बंदे थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी, इन्होंने जर्मनी में बनाई। ठीक है, और यही जो है ना, इसे ही कहा जाता है कि मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी का जो है ना इजाद इन्हीं ने ही की। इनकी लॉजिक क्या थी भाई, सीक्रेट। इन्होंने कहा कि ये एक साइंस है, क्योंकि ये फ़लसफ़े से लेकर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की तरफ चली गई। अब आ जाते हैं इसके अंदर कितने नज़रियात हैं इल्म नफ्सियात के पास। एक नज़रिया तो स्ट्रक्चरलिज्म का है। ये वही हज़रत हैं जिनके बारे में ऊपर मैंने बताया कि इन्होंने ही इसका जो है ना इसकी बुनियाद रखी। इसमें फिर मज़ीद काम एडवर्ड ने भी किया था। इनका मेन जो मुद्दा था वो ये था, ब्रेक द माइंड इनटू इट्स स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, वो कहते थे कि भाई दिमाग को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, आपको पता चल जाएगा कि भाई दिमाग क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है। अब उन्होंने देखा कि भाई आप जब आम खाते हैं, एक मिसाल, तो आप ये ना कहें कि इसका जायका बहुत अच्छा है, बल्कि आप इस तरह टेस्ट करें कि ये मीठा कितना है, इसकी खुशबू कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, यानी इसकी बॉडी वगैरह कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, ये ठंडा है, गर्म है। ठीक है, अब देखें इनका मेथड था इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, केयरफुली डिस्क्राइबिंग वंस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। हर बंदे से हम पूछेंगे कि भाई आपको ये चीज़ कैसे महसूस हुई। इसके अंदर हम फिर 4-5 सवाल पूछेंगे, उसकी उन एहसासात के अंदर उसका वक्त क्या था, जगह क्या थी, कैसे एहसास आते हैं, उसकी डीप में हम जाएंगे। इसकी वीकनेस भी थी कुछ। ठीक है, इसमें ये वीकनेस थी कि लोगों ने जब इस तरह चीज़ों को तोड़कर बयान करने की कोशिश की अपने दिमाग के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो हर बंदे ने मुख्तलिफ बयान की, तो फिर रिज़ल्ट निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, ठीक है, अब इसका खुलासा ये कि वट इनका कहना था कि व्हाट इज़ द माइंड मेड ऑफ, कि दिमाग बना किस चीज़ से। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है फंक्शनलिज्म। ये हैं विलियम जेम्स, जो इसके फाउंडर हैं। ये बोलते थे कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट द माइंड इज़ मेड ऑफ, आस्क व्हाट डज द माइंड डू। ये नहीं सोचो कि दिमाग किससे बना है, बल्कि ये देखो कि वो करता क्या है। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है, मेमोरी एग्जिस्ट बिकॉज इट हेल्प्स अस सर्वाइव।
हाफ़ज़ा या किसी भी चीज़ को याद रख लेना ये क्यों मौजूद है? क्योंकि ये हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है? अब देखें, ये कहते थे कि भाई फ़ितरत जो है ना ऐसी सलाहियतों को बाकी रखती है जो किसी भी जानदार के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो फिर हमें उनके उनके फ़ंक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए कि भाई वो करते क्या हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं तीसरी थ्योरी है बिहेवियरिज़म। ये जोहान बी. वैटसन ने इसका इजाद किया, फिर इसको लेटर एक्सपेंड किया था B.F. स्किनर ने। इनका क्या कहना था, ये कहते थे कि स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। वो कहते थे कि भाई जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप साइंटिफिकली जज कर सकते हो, उसी को ही आप इल्म नफ्सियात के अंदर पढ़ोगे। जो थाउट्स हैं, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं पढ़ सकते, आप उसकी गहराई में नहीं जा सकते, उसका नॉलेज आपको नहीं मिल सकता, उसके बारे में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते थे कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग हैप्पीनेस स्टडी स्माइल, लाफिंग और अदर ऑब्जर्वेबल एक्शंस। वो कहते हैं कि भाई खुशी के बारे में नहीं पढ़ो, स्माइलिंग के बारे में पढ़ो, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है एक बंदा मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है। हैप्पीनेस क्या चीज़ है भाई, उसके बारे में हमें नहीं पता चल सकता। हिडन लॉजिक इनकी ये थी कि ये कहते थे कि इसको ऑब्जेक्टिव बनाना है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह इसको भी ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ वीकनेस थी, वो ये थी कि भाई थाट्स और इमोशंस बहुत बड़ा एक पार्ट होता है इल्म नफ्सियात का, उसको इन्होंने कचरे में डाल दिया। तो इसलिए इनका फ़लसफ़ा भी इनका स्कूल ऑफ थॉट भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। अब आते हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी। इसके अंदर जो इसके फाउंडर है मैक्स वर्थीमर हैं। ये कहते थे कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है? जो कुल है, यानी एक चीज़ के अगर बहुत सारे पार्ट कर दिए जाएँ और एक चीज़ अलग से उसी तौर पे रखी हुई उसके पार्ट ना किए जाएँ, तो वो जो फुल होल होगा, वो जो पूरा का पूरा होगा, वो उससे ज़्यादा होगा सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जो उनके पार्ट्स को अगर जमा भी कर दिया जाए तो भी। मतलब ये है कि एक मिसाल देता हूँ, एक कॉपी है, वो सही साबित रखी हुई है, इसको आप आम मिसाल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कॉपी है, वो सही सालिम हालत में रखी हुई है, और दूसरी कॉपी उसी साइज़ की है, वही उसी तरह की कॉपी है, उसके पेजेस आपने अलग अलग फाड़ दिए। तो जो कॉपी साबित रखी हुई है वो उस कॉपी से बड़ी है जिसके पेजेस बिखरे हुए हैं, अगरचे उनका साइज़ और हर चीज़ एक जैसी हो, बल्कि एक ही जैसी हो, यानी उसके पीसेस होने की वजह से वो छोटी हो जाती है, ठीक है? अब इनकी हिडन लॉजिक थी कि द ब्रेन नेचुरली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू मीनिंगफुल पैटर्न्स। वो ये कहते हैं कि जो दिमाग है ना, वो इन्फॉर्मेशन को जो है ना मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है? अब आ जाते हैं ये साइकोएनालिसिस। ये इसके फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉइड। ये कहते थे कि मच ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, अच्छा, वो ये कहते थे कि भाई इंसान के जो भी बिहेवियर है, जो भी वो काम करता है, वो उसके लाशऊर में जो पाते हैं, अनकॉन्शियस, यानी जो उसके लाशऊर में चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से वो कर रहा होता है। यानी माहौल और इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता, बल्कि माहौल और इन चीज़ों का असर नहीं होता, बल्कि सिर्फ इस चीज़ का असर होता है कि भाई जो उसके दिमाग में लाशऊर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वही उसको उसके काम पर उससे वो काम करवा रही होती हैं। अब इसकी एग्जांपल है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन के कोई एक्सपीरियंस जो आपके लाशऊर में घुस गए हों, और उसी की बेस पे आप मुस्तकबिल के भी फैसले कर रहे हो बड़े होने के बावजूद भी। हिडन फेयर्स, छुपे हुए जो इंसान को डर होते हैं, उसकी बेस पे फैसले हो रहे होते हैं, उसी के बेस पर उसका बिहेवियर हो रहा होता है। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, इंसान अपने आप से भी लड़ रहा होता है दिमागी तौर पे, तो उसकी बेस पे फैसले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हिडन नॉलेज इसकी ये थी कि भाई पीपल ऑफन डू नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाई दे बिहेव द वे दे डू। लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, उसकी बेस पे वो चीज़ कर रहे हैं। लेकिन वीकनेस इसकी ये है कि भाई जब आपने अनकॉन्शियस बोल दिया एक चीज़ लाशऊर में, तो उसको आप साइंटिफिकली कैसे उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि माहौल का और इन चीज़ों का भी असर पड़ रहा होता है, तो ये भी एक वजह है। अब आ जाते हैं छठा स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रोगर ये हैं भाई इसके मुजीद, और अब्राहम मास्लो दूसरे ये भी मौजूद हैं। ये दोनों कहते हैं कि भाई ह्यूमन आर कैपेबल, देखो ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो अल्लाह ताला ने इंसानों को इस तौर पे बनाया कि वो आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, सीखने की, और अपनी जो भी उसकी सलाहियत है उस तक पहुंचने की ये पूरी सलाहियत और सब कुछ रखते हैं।
ये कहते थे कि भाई लोगों को फ्री विल देना चाहिए, लोगों को आज़ाद छोड़ दो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे दो कि भाई आपकी जिम्मेदारी आप करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप के ऊपर हर बंदा इंडिविजुअली काम कर सकता है। ये इनका कहने का मतलब ये था कि साइकोलॉजी सिर्फ कमज़ोरियों को नहीं देखे कि भाई ये इंसान की कमज़ोरी है इस, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ्स को भी देखे। ठीक है, अब आ जाते हैं 7वें नंबर पे, ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर ने इस पर काम किया था और 20वीं सदी के अंदर जो है ना इसका अ, ये वजूद में आई। इन्होंने ये स्टडी किया कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे फैसले करता है। ठीक है, अब हिडन नॉलेज इसकी है कि भाई द माइंड, ये दिमाग जो है ना ऐसे काम करता है जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। जैसे इंसान दिमाग कंप्यूटर है, इंसान भी ऐसे ही है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको प्रेस करता है, उसको स्टोर करता है और उसका आउटपुट देता है। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये कहते थे कि बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रेन। इंसान के जो भी अमाल, जो भी वो एक्चुअल काम कर रहा होता है फिजिकली, वो उसके दिमाग की वजह से होता है। उसका दिमाग जैसा होगा वैसे वो काम करेगा, नर्वस सिस्टम जैसा होगा, उसके हार्मोन्स और उसके जीन्स, यानी उसके जो एंसेस्टर्स हैं उसकी बेस पर, जैसे बाप होगा वैसे बेटा होगा, उसके अमाल वैसे होंगे। वो बस यही कहते थे कि दिमाग का जो प्रोसेस है उसमें चेंजिंग या हार्मोन के लेवल के अंदर कमी ज़्यादती होने की वजह से जो है मूड और बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब आ जाता है नवी स्कूल ऑफ थॉट, ये है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। अच्छा, ये कहते थे कि भाई हमारे मैनी बिहेवियर्स डेवलप बिकॉज दे हेल्प आवर एंसेस्टर सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। बहुत सारे हमारे जो करने वाले काम होते हैं वो इस तरह पे डेवलप होते हैं अ, कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो सर्वाइव करें और रिप्रोड्यूस करें और आने वाली नस्ल बढ़ाएं। अब देखें एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि भाई फियर ऑफ डेंजरस एनिमल्स मे हैव इंक्रीज्ड सर्वाइवल ओवर मैनी जनरेशंस। आपको किसी जानवर से डर लगता है, सही है, तो इसकी वजह से आप फिर सर्वाइव कर जाते हो। सही है। अब आ जाते हैं कंपैरिजन टेबल के ऊपर, स्कूल। अब देखते हैं कि कौन क्या सवाल करता है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि भाई व्हाट इज द माइंड मेड ऑफ। फंक्शनलिज्म कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइंड। बिहेवियरलिज्म कहता है हाउ डज बिहेवियर वर्क चेंज। गैस्ट्रल कहता है हाउ डज द ब्रेन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। साइको एनालिसिस कहता है कि हाउ डज द अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ह्यूमनिस्टिक कहते हैं हाउ कैन पीपल रीच देयर पोटेंशियल। कॉग्निटिव कहता है हाउ डू वी थिंक एंड रिमेंबर। बायोलॉजिकल कहता है हाउ डू द ब्रेन एंड बॉडी इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इवोल्यूशनरी कहता है कि व्हाई डिड बिहेवियर इवॉल्व। अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी वो इन सब को लेती है लेकिन मुख्तलिफ एंगल से लेती है। बायोलॉजिकल अप्रोच ब्रेन एंड हॉर्मोन्स को चेक करने के लिए, कोग्निटिव अप्रोच थिंकिंग पैटर्न को देखने के लिए, बिहेवियरल अप्रोच चेंजिंग हैबिट्स को देखने के लिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सनल ग्रोथ को देखने के लिए। ठीक है, और इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसको अगर फिंगर्स पर याद करना है तो SFBGPHCB। बहरहाल आप इसको बस ऐसे भी याद कर लें। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गैस्टल्ट, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी। ये इसमें मुख्तलिफ सवालात हैं, ये आप देख सकते हैं। MCQs है। द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये आपको पता है, विलियम बर्ट। विच स्कूल फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरिज्म। ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द सब ऑफ इट्स पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस्टल्ट साइकोलॉजी। ठीक है। विच स्कूल एम्फेसाइज पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है।